नमस्कार, मैं अनुपमा जैन, सहायक प्राध्यापिका, महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसमें बीकॉम अंतिम की बीमा के सिद्धांत, जनरल इंश्योरेंस जो टॉपिक है आप लोगों का इकाई 2 के अंतर्गत जो विषय है वह है बीमा का वर्गीकरण एवं पुनर्बीमा। इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण तत्व बताऊंगी, महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आपको अध्ययन में आसानी हो। तो मैं आप लोगों को इस पहली स्लाइड के अंतर्गत प्रारंभ कर रही हूँ। बीमा का वर्गीकरण। सामान्य रूप से बीमा किसी समाज का राजीनामा है जिसके अनुसार औसत से अधिक भाग्यवान व्यक्ति और औसत से कम भाग्यवान व्यक्तियों की हानि का क्षतिपूर्ति कर देते हैं। बीमा जो है वह सामान्य रूप से किसी प्रकार की दुर्घटना के अंतर्गत ही आपको क्षतिपूर्ति दी जाती है। बीमा के वर्गीकरण के अंतर्गत बीमा को अनेक प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम प्रथम प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के बीमा को हम विभाजित करते हैं। पहला जो दिया हुआ है वो जीवन बीमा है। जीवन बीमा के अंतर्गत हम इसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, और दूसरा है साधारण बीमा जिसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत इसके 3 भाग होते हैं। 3 भागों के अंतर्गत सबसे पहला जो है वो कहलाता है सामुद्रिक बीमा, जिसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, और उसके बाद जो है वो है अग्नि बीमा, जिसे हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं, और तीसरा और अंतिम होता है विभिन्न प्रकार के बीमा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, मोटर इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा, अनेक प्रकार के बीमा शामिल होते हैं। तीसरा और अंतिम प्रकार है सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा वह बीमा होता है जब हम समूह समाज को, पूरे के पूरे समाज के एक वर्ग को उनकी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए हम सामूहिक रूप से क्षतिपूर्ति में या सामूहिक दायित्व के रूप में हम उसका निर्वहन करते हैं या उसके दायित्व को ग्रहण करते हैं बीमा के द्वारा, तो वह कहलाता है सामाजिक बीमा। यह एक प्रकार हुआ जिसके अंतर्गत बीमा के को व्यवसाय के अनुसार बीमा इंडस्ट्री या बीमा व्यापार के अंतर्गत यह विभाजन था, और जोखिम के अंतर्गत, रिस्क के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिस्क कवर्ड, जिसे हम कहेंगे संयुक्त जोखिम के अनुसार वर्गीकरण। इसमें बीमा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत बीमा, जिसे हम पर्सनल इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा है संपत्ति बीमा, जिसे हम एसेट इंश्योरेंस कहते हैं। तीसरा प्रकार जो है इसका, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जिसे हम दायित्व बीमा कहते हैं। और चौथा और अंतिम प्रकार है इसका, जिसे हम गारंटी बीमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गारंटी इंश्योरेंस। सबसे पहले मैंने आपको इसके 4 भाग बताए। इन 4 भागों के अंतर्गत इसके उप विभाग भी हैं। इन उप विभागों का विवरण निम्न प्रकार है। व्यक्तिगत बीमा में जोखिम को सहन करने की, जोखिम को वहन करने के, टू बियर द रिस्क के अंतर्गत 3 प्रकार की बीमा शामिल होते हैं। पहला है जीवन बीमा, दूसरा है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, और तीसरा और अंतिम है स्वास्थ्य बीमा। जीवन बीमा के अंतर्गत हम व्यक्ति को जीवन के बदले में जीवन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जीवन से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यदि व्यक्ति का किसी शारीरिक अंग की क्षति हो जाती है दुर्घटना में, तो हम उसके उस अंग की क्षतिपूर्ति के रूप में जो दायित्व देते हैं या जो जोखिम वहन करते हैं वह कहलाता है हमारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। तीसरा और अंतिम प्रकार है स्वास्थ्य बीमा, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अंतर्गत जब व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के व्यय वहन करने होते हैं, तो उस वहन करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी बीमा कंपनी भी लेती है। तो ये 3 प्रकार जो आपको मैंने बताए, आपके लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी के सभी व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को प्रकार बताया था संपत्ति बीमा। संपत्ति बीमा में यदि आप किसी अपने माल का, आप मकान का या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का अग्नि के द्वारा जो दुर्घटना होती है उसका यदि आप जोखिम वहन बीमा कंपनी के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो आपको अग्नि बीमा करवाना पड़ेगा। उसी तरह से इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है समुद्र बीमा, जिसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। यदि आपने अपने माल को जल माध्यम के द्वारा, जहाजों के द्वारा मंगाया गया है या आप कहीं भेज रहे हैं और समुद्र में होने वाली किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है जहाजों के साथ, तो ऐसी स्थिति में उसे मरीन इंश्योरेंस कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जहाज का भी बीमा होता है और जहाज में
लोड किए गए, जहाज में वहन किए गए माल के संदर्भ में भी यह बीमा करवाया जाता है। ये तो थी फसल बीमा की मुख्य बातें। पशु बीमा भी होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एनिमल इंश्योरेंस। एनिमल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो व्यापारी वर्ग होता है, चाहे वो मुर्गी पालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मछली पालन के क्षेत्र में हो, चाहे वह घोड़ों की खेती करते हो। घोड़ों की खेती से आशा है कि कई लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर घुड़साल रखते हैं, जहां पर वो घोड़ों की ब्रीडिंग करते हैं। उसी तरह से जैसे जानवर रखे जाते हैं, बकरी पालन और गाय पालन के उद्देश्य से रखे जाते हैं, किसी बीमारी के द्वारा या अन्य किसी दुर्घटना के द्वारा यदि उनके पशुधन को किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसे हम एनिमल इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। तीसरा होता है मशीनरी बीमा। बड़ी बड़ी मशीनरी जो रहती है वह व्यापार के लिए की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है, दैट इज कॉल्ड अ स्पाइनल ऑफ इंडस्ट्री। तो यदि उस मशीन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या आकस्मिक रूप से किसी प्रकार की कोई हानि हो जाती है तो उसका भी बीमा करवाया जाता है और बीमा कंपनी के द्वारा हानि होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। चौथा और अंतिम है इसमें चोरी बीमा। चोरी बीमा किसी भी रूप में आप करवा सकते हैं, चाहे माल का करवा सकते हैं, चाहे पशुधन का करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में माल की क्षतिपूर्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब आपकी माल की चोरी हुई हो। अन्य किसी आपदा के रूप में थेफ्ट इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वह था लाइबिलिटी इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड दायित्व बीमा। दायित्व बीमा के अंतर्गत लोक दायित्व बीमा पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है। कर्मकार बीमा जो मुख्य रूप से कुम्हार, जुलाहे, इन तरह के जो कर्म करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कराया जाता है। मोटर बीमा जिससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ट्रक और अन्य प्रकार के मोटरों के लिए यह बीमा कराना आजकल सभी लोगों को अनिवार्य है। और किसी प्रकार की भी उसमें दुर्घटना होती है, चाहे व्यक्ति के रूप से हो, चाहे आकस्मिक रूप से किसी प्रकार की भी कोई हानि हो, तो उसकी भी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। और इसका अंतिम है पुनर्बीमा। यदि आपने किसी वस्तु का या किसी माल का या खुद अपने स्वयं का किसी तरह से कोई बीमा कराया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसका एक बार फिर से दूसरी कंपनी से बीमा कराएं, तो वह कहलाता है पुनर्बीमा। अर्थात एक ही चीज का, एक ही वस्तु का, एक ही माल का, एक ही जीवन का यदि आप 2 बार इंश्योरेंस कराते हैं तो वह पुनर्बीमा के अंतर्गत आता है। चौथा और अंतिम प्रकार जो मैंने आप लोगों को बताया था वह था गारंटी बीमा। गारंटी बीमा के अंतर्गत विश्वसनीयता गारंटी बीमा कहलाता है, जिसमें बीमा कंपनी और आपके मध्य एक विश्वसनीयता रहती है, जो इसे हम कहते हैं ट्रस्टफुल गारंटी इंश्योरेंस, जिसमें आपको यह कहा जाता है कि इतना क्षतिपूर्ति तो आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी ही होगी। दूसरा प्रकार था प्रत्यक्ष गारंटी बीमा। प्रत्यक्ष गारंटी बीमा मतलब फेस टू फेस। फेस टू फेस में किसी प्रकार की कोई लिखा छुपी नहीं होती है, प्रत्यक्ष रूप से जो गारंटी में लिखी गई राशि ही आपको प्राप्त होती है। अंतिम प्रकार है इसका क्रय विक्रय गारंटी बीमा। क्रय विक्रय के सौदों में जो आप व्यापार के लिए माल खरीदते और बेचते हैं, सेल्स और परचेस करते हैं, उस प्रकार के सौदों में किसी प्रकार की कोई हानि या क्षतिपूर्ति होती है तो उस क्षतिपूर्ति की जो जिम्मेदारी है, जो वहन किया जाता है क्षतिपूर्ति से होने वाली हानि को, वह भी बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रय विक्रय बीमा। बीमा के अनुबंधों के प्रकार के अंतर्गत सामान्य रूप से जो बीमा के अनुबंध होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवन बीमा का अनुबंध, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरमिनिटी इंश्योरेंस कहते हैं। जीवन बीमा अनुबंध के अंतर्गत यह एक व्यक्तिगत प्रसंविदा है, जिसे हम इसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्षतिपूर्ति के अंतर्गत इसमें क्षतिपूर्ति की हानि संभव है, क्षतिपूर्ति की संभावना इसमें नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के जीवन की क्षतिपूर्ति जीवन को वापस लाकर ही संभव है, जो कि असंभव है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके जीवन को वापस लाना किसी के भी अधिकार में नहीं होता है। तो बीमा कंपनी इसमें जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं देती है,
बीमा कंपनी इसमें क्षतिपूर्ति से होने वाली हानि का भुगतान करती है। यह जो अनुबंध है यह एक बीमादाता के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने रकम की पॉलिसी को लेता है या अपना मूल्यांकन किस प्रकार करता है। जितने रकम से उसने बीमा कराया है उतने ही रकम से उसको भुगतान किया जाएगा। दूसरा इसमें प्रकार जो मैंने आप लोगों को बताया था वह था क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत जो बीमा कराया जाता है उसमें दुर्घटना के अंतर्गत या क्षतिपूर्ति होती है। तो इसमें दो प्रकार की बातों पर ध्यान रखा जाता है। दो ही घटना घटित होने के तुरंत बाद क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी चाहिए और इसमें दो मुख्य तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, बीमा की गई राशि और जितने माल का नुकसान हुआ है वह राशि, दोनों में से जो भी कम हो। देखिए फिर से मैं आपको इसे दोहरा कर बताती हूँ तो आप लोगों को याद हो जाएगी ये बातें। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि क्षतिपूर्ति की राशि, दुर्घटना की और बीमा अनुबंध की राशि, दोनों में से जो भी कम राशि होती है उस कम राशि से उस व्यक्ति को उस माल की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो इसमें सारे प्रकार के अन्य बीमा शामिल हो जाते हैं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य बीमा होता है, अग्नि बीमा, समुद्र बीमा, व्यक्तिगत दायित्व बीमा, विश्वसनीयता गारंटी बीमा, अर्थात जीवन बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के अनुबंध किसके अंतर्गत आते हैं? क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। टॉपिक के संदर्भ में अब हमारा अगला टॉपिक है दोहरा बीमा और पुनर्बीमा। इसके अंतर्गत इस स्लाइड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा है बीमा अनुबंध बीमा व्यवसाय की आधारशिला है। प्रत्येक बीमा अनुबंध के अंतर्गत किसी न किसी वस्तु का बीमा किया जाता है, परंतु कभी कभी बीमा अनुबंधों में से एक बार बीमित वस्तु को पुनः बीमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम इसे दोहरा बीमा और कभी कभी इस स्थिति को हम पुनर्बीमा भी कहते हैं। डबल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड मोर देन वंस। इन सच केसेस द सेम सब्जेक्ट इज इंश्योर्ड बट विद द डिफरेंट इंश्योरर। The method of double insurance is considered as legal act in case of those losses the insured claim from the both of the insurer and the insurer are liable to pay under the respective policies. Features of double insurance. फीचर्स ऑफ डबल इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विथ 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी एक ही विषय का, एक ही वस्तु का, एक ही माल का एक से अधिक कंपनियों से भी बीमा करवा सकती है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है वो है द इंश्योर्ड कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द पॉलिसीज। कोई भी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की जा सकती है। तीसरा है इंश्योरर कैन नॉट क्लेम मोर देन एक्चुअल लॉस। चाहे आपने पॉलिसी कितनी बार भी कराई हो, चाहे आपने अपनी वस्तु का बीमा 2 बार कराया हो या उससे अधिक बार कराया हो, परंतु सभी को मिलाकर उसका जो कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति या हर्जाना होगा वह दुर्घटना राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। That means the amount of claim is not exceeded the amount of loss. नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोहरा बीमा उसे कहते हैं जब एक ही वस्तु या व्यक्ति का बीमा एक से अधिक कंपनी के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए भूतनाथ 20,000 रुपए का जीवन बीमा भारत बीमा कंपनी से, 10,000 रुपए का बीमा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से तथा 30,000 रुपए का बीमा न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है, तो हम कहेंगे कि उसने अपने जीवन का बीमा दोहरी बार या तिहरी बार करवाया है। इसी एक उदाहरण के अंतर्गत आपको बताया गया है कि एक मिस्टर अनलकी हैं जिन्होंने अपने मकान का बीमा 20,000 रुपए में ए कंपनी से, बी कंपनी से 40,000 रुपए में और सी कंपनी से 60,000 रुपए में करवाया गया है। मकान का वास्तविक मूल्य 60,000 रुपए है। आग लग जाने से संपूर्ण मकान यदि जलकर राख हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मिस्टर अनलकी को ए, बी और सी कंपनी से 60,000 रुपए
मूल्य ही क्षतिपूर्ति के रूप में पाने का अधिकार होगा, क्योंकि मकान का वास्तविक मूल्य 60,000 रुपए ही है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी का भुगतान करने के लिए ए, बी और सी कंपनी के दायित्व का अनुपात क्रमशः 1:2:3 रहेगा और कंपनी द्वारा देय राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी। दैट मीन्स, जो मैंने आपको अभी समझाया कि लॉस अमाउंट इज नॉट एक्सीडेड, जो दुर्घटना या हानि की राशि है वो किसी भी हाल में दुर्घटना के अलावा कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, चाहे आपने किसी भी कंपनी से यह इंश्योरेंस कराया हो। दूसरी स्लाइड्स में आपको ये बताया गया है कि इसे आनुपातिक रूप से बांटने के लिए यदि उसे लॉस 60,000 रुपए का हुआ है तो पहली कंपनी ने जब कराया था बीमा 20,000 रुपए का, तो 20,000 बटे 1,20,000। दूसरी कंपनी द्वारा 40,000 था तो उसकी आनुपातिक राशि 40,000 बटे 1,20,000 होगी और सी कंपनी की आनुपातिक राशि 60,000 बटे 1,20,000 होगी। इसी प्रकार बीमा कंपनी से कुल प्राप्त राशि ए कंपनी से 10,000, बी कंपनी से 20,000 और सी कंपनी से 60,000 रुपए प्राप्त होगी। अर्थात कुल मिलाकर मकान के मूल्य 60,000 रुपए की क्षतिपूर्ति इन तीनों बीमा कंपनी से निम्न प्रकार वसूल की जाएगी। ओवर बीमा, ओवर बीमा जिसे हम अधि बीमा भी कहते हैं, बीमित विषय में जितने मूल्य तक का बीमादार का हित होता है उससे अधिक राशि का बीमा करवाना को अधिक बीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1,00,000 रुपए के मकान के मूल्य में 1,25,00,000 रुपए का बीमा कराया जाता है या 50,000 रुपए के सामुद्रिक माल में यदि 1,00,000 रुपए का बीमा कराया जाता है तो उसे अधि बीमा कहते हैं। अल्प बीमा जिसे हम अंडर इंश्योरेंस कहते हैं, जीवन बीमा में अल्प बीमा और अधि बीमा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जीवन बीमा उतनी ही रकम का कराया हो जितनी रकम तक आपने बीमा कंपनी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना है, परंतु अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में जितनी रकम का आपने अल्प बीमा किया है उतनी ही रकम के लिए बीमादार को स्वयं बीमादाता मान लिया जाता है। अर्थात जितनी राशि का आप बीमा कराएंगे उतनी ही राशि आपको क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगी। री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस में इंडियन फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मुंबई के द्वारा जो परिभाषा दी हुई है उस परिभाषा के अंतर्गत पुनर्बीमा वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक बीमादाता जिसने बीमा को स्वीकार किया है जोखिम का एक भाग दूसरे बीमादाता को हस्तांतरित कर देता है ताकि किसी एक जोखिम पर उसका दायित्व किसी वित्तीय क्षमता के अनुपात पर रह जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक कंपनी अपने दायित्व को वहन करने में अक्षम होती है तो वह अपने बीमा की गई पॉलिसीज को किसी दूसरी कंपनी के पास भी बीमा के रूप में रखा सकती है। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार जब कोई भी बीमादाता किसी विशेष बीमा पॉलिसी के संबंध में अपनी जोखिम किसी अन्य बीमा दाता के पास बीमित करके हस्तांतरित करा देता है तो यह पुनर्बीमा कहलाता है। According to the Federation of Institute Mumbai, reinsurance is an arrangement held by an insurer who has accepted an insurance, transfers a part of the risk to another insurer so that his liability on the one risk is limited to the figure proportionate to his financial capacity। वह अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार ही दायित्व को वहन करता है, उसके अतिरिक्त नहीं। According to the R.S. Sharma, when an insurer transfer a part of his risk on a particular policy by insuring it with some insurer, it is called reinsurance। पुनर्बीमा के अंतर्गत उनकी कुछ विशेषताएं आप लोगों को बताई गई हैं। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो दायित्व बीमा वर्ग की प्रसंविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होना चाहिए वह बीमा वर्ग की लाइबिलिटी के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा है क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो सिर्फ कंपनसेशन का ही होना चाहिए या क्षतिपूर्ति का होना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी का भी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सामान्य अनुबंध के सिद्धांत। जो बीमा और बीमा दाता कंपनी है वह उनके दोनों के बीच में एक सामान्य अनुबंध का सिद्धांत रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई नए अनुबंध का
नियम लागू नहीं होता है। चौथा है बीमादार अप्रवाही। दैट मीन्स जो बीमादार है उसकी जो पॉलिसीज है वो अप्रवाही होनी चाहिए। दैट मीन्स कंटिन्यू सक्सेसिव होनी चाहिए। पुनर्बीमा वास्तविक राशि से अधिक का नहीं हो सकता है। जितने रुपए रकम का माल है उतनी ही रकम का आप पुनर्बीमा करा सकते हैं, उससे अधिक रकम का पुनर्बीमा आप नहीं करा सकते हैं। छठवां, वैधानिक दायित्व, लीगल लाइबिलिटी। लीगल लाइबिलिटी के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि आपका दायित्व उतना ही बनता है जितना कि आपका बीमित वस्तु का मूल्य है। आपका दायित्व उतना ही बनेगा, लेने का भी उतना ही बनेगा जितना कि बीमा की वस्तु है। पुनर्बीमा के लाभों के अंतर्गत हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। उन 9 पॉइंट्स के अंतर्गत इससे बीमा व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि कोई बीमा कंपनी अपने दायित्वों को वहन करने में अक्षम है तो वह अपने से बड़ी बीमा कंपनी पर पुनर्बीमा के रूप में दे सकती है और अपने व्यापार के रूप में कमीशन प्राप्त कर सकती है। दूसरा है प्रीमियम दरों में स्थिरता। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीमा को करती है तो आपस में ही किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और प्रीमियम के दरों में भी स्थिरता आ जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में समाप्ति। जो अनराइवलिटी कंपटीशन होता है वो समाप्त हो जाता है। सभी जब बीमा कंपनियों का प्रीमियम एक सा होगा तो ऐसी स्थिति में आपस की जो कॉम्पिटिशन्स है वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। चौथा दिया है बीमा व्यवसाय बंद करना आसान। यदि किसी कंपनी को अपने बीमा के व्यवसाय को बंद करना है तो वो अपनी सारी की सारी पॉलिसी किसी बड़ी कंपनी बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है, जिसके अंतर्गत वह अपना व्यापार को सुरक्षित रूप से बंद कर सकता है। अधिक सुरक्षा, दोहरा बीमा या पुनर्बीमा इसलिए भी कराया जाता है कि जब कोई बीमा कंपनी अपने आप को बीमा दायित्वों के लिए असुरक्षित समझती है तो ऐसी दशा में वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को अपने पॉलिसीज को फॉरवर्ड कर देती है, प्रेषित कर देती है। लाभ में स्थिरता, जब उसे हानि के लिए भी दूसरी कंपनियों पे निर्भर है तो ऑब्वियसली उसके लाभ में क्या आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अनावश्यक हानि सहन करने के लिए उससे ऊपर कोई बड़ी कंपनी उपलब्ध होती है। जोखिम का समुचित वितरण, 7वां पॉइंट है जोखिम का समुचित वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस और रिस्क। जब आप अपने आप में लाभ या जोखिम उठाने में अक्षम हो जाते हैं तो ऐसी दशा में आप अपने रिस्क को दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर देते हैं तो आपका जो रिस्क प्रपोर्शन है वो पूरा रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बीमादारों को भी लाभ, इससे बीमादारों को भी लाभ होता है। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया है तो बीमादार को ये लाभ होता है कि उसे बीमा कंपनी जो है, छोटी कंपनी यदि के पास रकम की अनुपलब्धता है तो बड़ी कंपनी वाले उसको आसानी से रकम उपलब्ध करा सकते हैं। कोषों की अतिरिक्त सुरक्षा के अंतर्गत यदि आप में किसी प्रकार के कोई फंड्स में आपकी अक्षमता है या फंड आपके प्रॉपर नहीं रखे हुए हैं तो बड़ी कंपनी को आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज जब शिफ्ट करते हैं तो उसके कोषों की जो सुरक्षा रहती है, उसके कोषों की सुरक्षा भी आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्बीमा की विधियां। पुनर्बीमा की निम्नलिखित 3 विधियां दी हुई हैं। ऐच्छिक और फैकल्टेटिव से आशय है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। इट इज अ ऑप्शनल ऑप्शन, ये आपके लिए एक वैकल्पिक उपयोग है। आप चाहें तो इसका प्रयोग करें और चाहें तो इसका प्रयोग न करें। दूसरा होता है अनिवार्य पुनर्बीमा या ट्रीटी पद्धति। अनिवार्य पुनर्बीमा या ट्रीटी सिस्टम से आशय है कोटा या निश्चित अंश पॉलिसी। जब बीमा कंपनी की स्थापना कर दी जाती है पहले ही यह निर्धारित कर दिया जाता है कि बीमा कंपनी इतनी पॉलिसीज अपने पास रखेगी और शेष सभी पॉलिसीज किसी दूसरी कंपनी के अंडर में वो दे देगी, तो ये कहलाता है कोटा और फिक्स्ड शेयर सिस्टम। दूसरा होता है अतिरेक पद्धति। अतिरेक पद्धति जिसे हम सरप्लस सिस्टम कहते हैं, इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ष में बीमा कंपनी का व्यवसाय बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसके अंतर्गत अनेक पॉलिसीज आ जाती हैं तो सिर्फ पॉलिसी आना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके अंतर्गत यह भी होता है कि वह जोखिमों का दायित्व निर्वहन करने की क्षमता पर है अथवा नहीं है। यदि वह अपने आप को किसी प्रकार के कोई कमजोर पाती है तो ऐसी दशा में वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सरप्लस पॉलिसीज को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या उसको हस्तांतरित कर सकते हैं।
तीसरा दिया हुआ है हानि आधिक्य पद्धति, एक्सेस लॉस सिस्टम। एक्सेस लॉस के सिस्टम से आशय है यदि किसी वर्ष किसी बीमा कंपनी को ज्यादा भुगतान देने पड़ते हैं, हानियों की क्षतिपूर्ति ज्यादा देनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास लॉस या हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपनी क्या करती है, वर्ष के बीच में भी वह अपनी पॉलिसीज को किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है कि आने वाले अनेक प्रकार की हानियों की क्षतिपूर्ति का निर्वहन दूसरी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तीसरा और अंतिम होता है पूलिंग पद्धति। पूल बना लिया, इसमें एक ग्रुप बना लिया जाता है जिस ग्रुप के अंतर्गत सभी प्रकार की पॉलिसीज और सभी प्रकार की बीमा कंपनियां अपने दायित्व को निर्वहन करती हैं, अर्थात क्षतिपूर्ति का वहन करती हैं। नेक्स्ट चार्ट के अंतर्गत आपको बताया गया है दोहरा बीमा और पुनर्बीमा में क्या अंतर है। दोहरा बीमा का अर्थ होता है एक ही वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा कराना, और पुनर्बीमा ये होता है कि किसी एक भाग को अपनी जोखिम से कम कराने के लिए आप किसी दूसरे बीमाकर्ता को, दोहरा बीमा मतलब पूरा के पूरे भाग को कराना, और पुनर्बीमा मतलब वस्तु के किसी एक भाग को आपको बीमा कराना है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? दोहरा बीमा का उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन को अधिक सुरक्षित बनाएं, और पुनर्बीमा का उद्देश्य होता है कि जो बीमा करता है वह अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बीमा करवा सकता है। बीमे की शर्त, दोहरा बीमा की अनेक कंपनियों से बीमा कराने की अलग अलग शर्तें हैं। पुनर्बीमा में बीमा कराने की शर्त वही होती है जो प्रारंभिक कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई है। इसमें दूसरी कंपनी अपनी कोई नवीन शर्तों को लागू नहीं कर सकती है। भुगतान की रीतियां, दोहरे बीमा में विशेषकर जीवन बीमा में अलग अलग बीमा पत्र की भुगतान तिथि अलग अलग हो सकती है, लेकिन पुनर्बीमा में संपूर्ण राशि का भुगतान एक ही साथ किया जाता है। इसमें अलग अलग होने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट आपको बताया गया है इसमें बीमित का सभी बीमाकर्ताओं से संबंध रहता है, पुनर्बीमा में केवल मूल बीमाकर्ता से संबंध रहता है। मांग जो छठवां पॉइंट है हमारा, उसके अंतर्गत अंतर है। दोहरा बीमा में बीमित सभी बीमाकर्ताओं की राशि से बीमाधार मांग सकता है, लेकिन दोहरा बीमा में ऐसा नहीं होता है। केवल मूल बीमा कंपनी से ही वह मांग सकता है और मूल बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से मांगेगी, लेकिन बीमादाता सिर्फ पहली ही कंपनी से डिमांड कर सकता है। बीमा कौन करता है? दोहरा बीमा में माल का स्वामी अनेक कंपनियों से बीमा कराता है, और पुनर्बीमा में जोखिम लेने वाली बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराती है। बीमित की जानकारी, इसमें बीमित व्यक्ति को प्रत्येक बीमाकर्ता की जानकारी होती है, जबकि इसमें बीमा कराने वाले को सिर्फ बीमा करने वाली कंपनी ही मालूम रहती है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि बीमा कंपनी ने किसी अन्य बीमा कंपनी को भी हमारी पॉलिसीज दे दी है। क्षति की सूचना, इसमें दोहरा बीमा में सभी कंपनियों को सूचना देना अनिवार्य होता है, जबकि पुनर्बीमा में केवल मूल बीमा कंपनी को ही सूचना देना से पर्याप्त होता है। हानि का अनुपात, दोहरे बीमे में सभी कंपनियां मिलकर हानि के अनुपात को वहन करती हैं, परंतु वह वास्तविक क्षतिपूर्ति से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पुनर्बीमा में यदि दो कंपनियां मिलकर चुकाती हैं तो ऐसी दशा में पहली कंपनी मूल बीमा कंपनी को रकम देगी और मूल बीमा कंपनी ही बीमादाता को रकम का भुगतान करेगी। ये तो आपके सारे पॉइंट्स हुए। उम्मीद करती हूँ और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि बीमा से संबंधित आपको सारी बातें व्यवस्थित समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।